हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे एसएसटी के यूपी टेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूपी टेट के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है एसएसटी के पेपर 2 के सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी आगे की सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी पेपर 2 में पूछा जाता है 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी का एमसीक्यू कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए और लग जाइए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्लास शुरू करने से पहले इस क्लास को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किसके बीच हुआ था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। देखिए, समझते हैं। देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को मुगल सम्राट अकबर और बैरम खान के संरक्षण में और हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में अकबर की सेना विजयी हो रही थी, और जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की सत्ता पुनः स्थापित और सुदृढ़ हुई। तो याद रखिएगा। और देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था। और देखिए, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। तो इनके बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जो 1761 में लड़ा गया था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। और देखिए, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था इनके बीच 1539 में। और कन्नौज 1540 के प्रसिद्ध युद्ध हुए थे। तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो वह हो जाएगा समुद्रगुप्त ने धारण की थी कविराज की उपाधि। देखिए, समझते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त अपनी सैन्य विजयों के साथ साथ कला और संगीत प्रेमी भी थे। और देखिए, उन्हें सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था, और उनकी काव्य प्रतिभा के कारण ही उनसे कविराज, कवियों का राजा कहा जाता था। तो उनकी प्रतिभा के कारण ही उन्हें कविराज और कवियों का राजा भी कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो प्रसिद्ध विजयनगर के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे हम्पी में। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हम्पी जो वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो वह हो जाएगा भाग 3 में किया गया है मौलिक अधिकारों का वर्णन। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो देखिए, इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। देखिए, यह पॉलिटी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो वह बुध ग्रह हो जाएगा, जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। देखिए, बुध हमारे सौरमंडल का सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, और सूर्य के बहुत करीब होने के कारण यह काफी गर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो वह हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा, यूके हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यह पॉलिटी से क्वेश्चन है। तो पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री से तीनों से क्वेश्चन लिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो वह हो जाएगा अकबर ने की थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने इसे लगभग 1571-1575 ईस्वी के दौरान अपने प्रशासनिक और सैन्य सुधारों के हिस्से के रूप में लागू किया था। और देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था नागरिक प्रशासन और सैन्य संगठन को एक व्यवस्थित ढांचे में लाना था। इसका उद्देश्य पद संरचना क्या होता था? तो मनसब शब्द का अर्थ होता था पद या रैंक होता था। तो मनसब शब्द का अर्थ होता था तो पद या रैंक होता था। इसमें क्या होता था? इसमें अधिकारियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। एक जात होता था, देखिए एक जात एक सवार, 2 श्रेणियों में बांटा गया था। जात क्या था? तो जात यह व्यक्ति के व्यक्तिगत पद और वेतन को दर्शाता था, जात। और देखिए सवार क्या था? तो सवार यह उस मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या को निर्धारित करता था, तो सवार। तो याद रखिएगा जितने भी देखिए क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। तो लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहिएगा। और जो लोग अभी क्लास को लाइक शेयर नहीं किए तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिए इस क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट और वहामीर किस काल से संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट और वहामीर किस काल से संबंधित हैं? तो वह हो जाएगा गुप्त काल से संबंधित है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय रिंग्स पाए जाते हैं? तो किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय रिंग्स पाए जाते हैं? तो वह हो जाएगा शनि ग्रह के। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मेरी एसएसटी की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक उनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। जो लोग नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी में कराए हैं, तो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वह हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने दिया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। देखिए समझते हैं। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो गो बैक टू वेदास का नारा दिया था। उनका मानना था कि वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए वैदिक शिक्षाओं की ओर लौटना आवश्यक है। तो यह सभी पॉइंट देखिए याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो वह हो जाएगा ढाका में हुई थी। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 30 नवंबर 1906 को ढाका वर्तमान बांग्लादेश में हुई थी। इसकी स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में की गई थी और आगा खान इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोरी ट्रेन डकैती 1925 के मुख्य नायक कौन थे? तो ककोरी ट्रेन डकैती 1925 के मुख्य नायक कौन थे? तो वह हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल थे। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए 9 अगस्त 1925 को हुई ककोरी ट्रेन कार्रवाई की योजना मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने बनाई थी। बिस्मिल इस क्रांतिकारी घटना के मुख्य सूत्रधार थे और नायक भी थे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद भी इस दल का हिस्सा थे, लेकिन नेतृत्व बिस्मिल का था। तो देखिए काकोरी कांड से संबंधित है ज़्यादा करके तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज त्योहार की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो नवरोज त्योहार की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो वह हो जाएगा बलबल ने की थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नवरोज त्योहार की शुरुआत भारत में बलबल ने की थी। देखिए
यह एक पारसी नया साल है जिसे बलबन ने अपनी सत्ता की भव्यता दिखाने और ईरानी परंपराओं को दरबार में लागू करने के उद्देश्य से शुरू किया था। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग नोट करते जाइएगा, जहाँ जहाँ मेन है आप लोग नोट्स बनाते चलिए। देखिए नोट्स बनाने से क्या होता है, आप लोग उसको रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे रायगढ़ में हुआ था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए उनका भव्य राज अभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में पंडित गंगा भट्ट द्वारा संपन्न करवाया गया था। शिवाजी महाराज ने प्रशासन में सहायता के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था और इसमें प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? तो वह हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वॉरेन हेस्टिंग 1772 में बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। इसके बाद बंगाल का प्रशासन सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर, तो आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा तीसरा, हर्षवर्धन ने। देखिए समझते हैं। देखिए हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। चीनी यात्री हेंगसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में सम्राट हर्ष को इसी नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो विजयनगर के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो वह हो जाएगा तुलु वंश के थे। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी और महान सम्राट थे। उन्होंने 1509 और 1529 तक शासन किया और तुलु वंश के तीसरे शासक बने थे। और देखिए उनके पिता तुलुम नरस नायक ने इस वंश की स्थापना की थी। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य 510 ईस्वी में कहाँ मिलता है? तो वह हो जाएगा एरड़ अभिलेख से मिलता है। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य 510 ईस्वी एरड़ अभिलेख से मिलता है और यह अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरड़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। और देखिए यह गुप्त शासक भानुगुप्त का अभिलेख से मिला है। और देखिए इस अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो वह हो जाएगा संस्कृत भाषा थी। तो गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत भाषा थी। देखिए उस समय के अधिकांश अभिलेख, सिक्के और साहित्यिक रचनाएं जैसे कालिदास की कृतियां संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में से कौन सी गुफाएं मुख्य रूप से गुप्त काल से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाओं में से कौन सी गुफाएं मुख्य रूप से गुप्त काल से संबंधित है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गुफा संख्या 16, 17 और 19। तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अजंता की इन गुफाओं का निर्माण, उनमें की गई चित्रकारी मुख्य रूप से गुप्त काल 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हुई थी। और देखिए गुफा संख्या 16, 17 अपने शानदार भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि गुफा 19 एक चैत्य प्रार्थना कक्ष है। तो याद रखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है,
तो डेली प्रैक्टिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? तो सहायक संधि की नीति अपनाई थी तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली ने अपनाई थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड वेलेजली इन्होंने 1798 में सहायक संधि की नीति अपनाई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ हुई थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। इस पार्टी का गठन किया था तो लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह भकाना और अन्य भारतीय प्रवासियों द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो वह हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। देखिए, 6 जुलाई 1954 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इसे एक संस्कृत विद्यालय को परिवर्तित करके बनाया गया था। देखिए, जितनी भी मेरी क्लासेस है, अगर आप लोग अभी से डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपका बेस एग्जाम तक काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी 40 गुलामों का दल को किसने समाप्त किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी 40 गुलामों का दल किसने समाप्त किया था? तो वह हो जाएगा, इल्तुतमिश ने समाप्त किया था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इल्तुतमिश ने इस दल का गठन किया था, लेकिन गयासुद्दीन बलबन ने अपनी शक्ति को मजबूत करने और विद्रोह को रोकने के लिए इसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। देखिए, इसे पूरी तरह समाप्त किया था तो वह हो जाएगा, यहाँ पे बलबन ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो यह क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे, तो वह हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, राजस्थान 342 239 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद क्रमशः है, देखिए इसके बाद हो जाएगा तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, तो राजस्थान के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास किस गुप्त शासक के राजकवि थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास किस गुप्त शासक के राजकवि थे? तो वह हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता महाकवि कालिदास गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि दरबारी कवि थे। और देखिए, वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्न में से एक माने जाते थे और जो 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा गुप्त काल हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए भारत में मंदिर निर्माण कला का जन्म वास्तविक विकास गुप्त काल के चौथी छठवीं शताब्दी में हुआ था। इसी काल में पहली बार शिखर युक्त मंदिर बनाए गए और मंदिर वास्तुकला के शास्त्रीय नियम निर्धारित हुए। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा केरल को कहा जाता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए केरल को भारत का मसालों का बगीचा स्पेस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी और अदरक जैसे विभिन्न मसालों का प्रमुख उत्पादन होता है केरल में। यह राज्य अपने मसालों की सुगंधित पहाड़ियों और ऐतिहासिक मसाला व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो मसालों के लिए केरल जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो वह कहा जाता था दिनार कहा जाता था। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गुप्त काल में 319-540 ईस्वी में जारी किए गए सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। कुषाणों से प्रेरित गुप्त शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। तो कुषाणों से प्रेरित होकर गुप्त शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे जिन्हें अभिलेखों में दिनार कहा गया है, जबकि चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य, जीरो और दशमलव प्रणाली का विकास किस काल की प्रमुख देन है? तो शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास किस काल की प्रमुख देन है? तो वह हो जाएगा गुप्त काल की देन है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए शून्य, जीरो और दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त काल की सबसे प्रमुख देन है। इस काल में लगभग चौथी पांचवीं शताब्दी ईस्वी में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। तो शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने किया था और वहाँ मीन ने दशमलव प्रणाली को विकसित किया था और जिसके कारण इस काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, किस युग को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वह हो जाएगा गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा तो वह सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे अध्रुवी नॉन पॉपुलर रेतीला रेगिस्तान है जो लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में सूक्त और गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में सूक्त और गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो वह हो जाएगा तीसरे मंडल में। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इस मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने की थी और गायत्री मंत्र सूर्य देवता सविता सावित्री को समर्पित है। और देखिए ऋग्वेद स्वयं 10 मंडलों और 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जिसमें प्रत्येक मंडल सूक्तों में विभाजित है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा वेटिकन सिटी हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे छोटा देश होगा तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 110 एकड़ है। यह देश के इटली के रोम शहर के भीतर स्थित है। देखिए मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो वह हो जाएगा चौथी सदी में हुआ था। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए दिल्ली मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण मुख्य रूप से चतुर्थ सदी लगभग 375-415 ईस्वी के दौरान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था। यह 7 मीटर से अधिक ऊंचा है
और अपनी अनूठी जंगरोधी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बन चुकी है तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके 36 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।